ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करे हुए बहुत टाइम हो गया। आज ब्रॉक लेसनर से ही शुरू करते हैं। तो ये फोटो आई है ब्रॉक लेसनर की, कहाँ से आई है, कैसे आई है, किधर की है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि जो फोरम है बहुत ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं इसमें ब्रॉक लेसनर के। और मैंने देखा भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में लोग ना ये बोल रहे हैं कि अब हमें ब्रॉक की ज़रूरत नहीं है, अरे ठीक है उस बंदे का ये है वो है। अब यही वो सेम बंदे होंगे जो कि उछल उछल के तब आएंगे जब ब्रॉक लेसनर वापस आता है। ट्रिपल एच ने वैसे होप्स तो काफ़ी सारी दिलाई है, लेकिन सिचुएशन मैंने सारी एक्सप्लेन करी है आपको। थोड़ा सा मामला ऐसे गड़बड़ सा लग रहा है, लेकिन WWE में नेवर से नेवर कहते हैं, तो क्या पता वो एक दिन आए जब ब्रॉक लेसनर वापस आए। करंटली तो शायद यही हम मान सकते हैं कि रेसलमेनिया के टाइम में ही मानो, उससे पहले तो शायद ही कोई चांस है, लेकिन आ जाएंगे वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। रिया रिप्ली और जे ऊसो की स्टोरी लाइन, लव स्टोरी लाइन के एंगल को WWE कैसे चलाने वाली, क्योंकि उनका तो ब्लड लाइन के साथ सीन चल रहा है, कितनी लॉन्ग टर्म में चलने वाली है, इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड स्पॉटिफाई के ऊपर असली अखाड़ा का एपिसोड आ चुका है। 20 मिनट के आसपास का है गेस, और इस पूरे 20 मिनट में आपके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट ही है, क्योंकि ये लव स्टोरी वाली साइड है, तो आप उसे जाके जरूर सुनना। चलो, जे ऊसो और रिया रिप्ली के बारे में ही आपको बहुत सारी बातें बता दूं, जो कि फिर आपका इंटरेस्ट भी डेवलप कर देगा और ज्यादा। सबसे पहले तो रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद बिल्कुल हमको विजिबल दिखा है कि जे ऊसो और रिया रिप्ली साथ में ईट कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे को हग भी किया है। और जब यहां से जा रहे थे, मतलब जब रिया रिप्ली, क्योंकि उनको वो अपने पैर को सेल कर रही थी उस टाइम पे, तो जे ऊसो और डेमन प्रीस्ट दोनों ने मिलके रिया रिप्ली को वो ले जाने में मदद करते हैं, और इस चीज को रिया रिप्ली ने अपने अकाउंट में पोस्ट भी किया था। तो क्लियरली यहां से जो स्टोरी है वो तो आगे ऐसे ही बढ़ा रहे हैं। और अगर इसमें और तड़का मारना हो थोड़ा सा, तो मंडे नाइट रॉ के बाद कुछ खाने गए थे डेमन प्रीस्ट और रिया रिप्ली। यहाँ पे रिया रिप्ली ने जो टी शर्ट पहनी हुई है वो जे ऊसो की है। अब यहाँ से जे ऊसो और रिया रिप्ली का एंगल समझ रहे हो कितना कितना अजीब सा है। इसके बारे में ऐसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, स्पॉटिफाई जाके सुन लेना, लिंक पहला ही डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये WWE के लिए बहुत वैसा होने वाला है कि आग से खेलने वाला काम, कुछ इस तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ हमने वो पॉडकास्ट में डिस्कस किया ही है। NXT के बारे में कुछ आपको बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये वाली क्लिप देखो भाई, ये कमर्शियल पे जाने का कैसा तरीका निकाला है इन्होंने। जो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है ओबा फेमी, जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेन रोस्टर में आने दो, फिर देखो क्या तहलका मचाते हैं, किस तरीके से ये कमर्शियल की तरफ जाते हैं। बंदे ने कैमरे पे ही अपना पूरा पैर मार दिया। और बाकी आज कुछ टॉकिंग पॉइंट भी रहे, जैसे कि पीट डन तो हर जगह जाके उलझ रहे, ट्रिक विलियम्स से जाके भी वो उलझ गए। अब इनके मैच को भी सेटअप किया जा रहा है। नो मर्सी इवेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि जूलिया आई थी, तो रॉक्सैन के साथ उनका जो मैच है वो भी ऑफिशियल हो गया। जो पहला एपिसोड होगा NXT का CW नेटवर्क के ऊपर, वहां पर ही मैच होगा। और TNA की चैंपियन, नॉकआउट चैंपियन जो जॉर्डन ग्रेस है, उन्होंने भी बोला कि अगले हफ्ते वो ओपन चैलेंज रखने वाली हैं अपनी चैंपियनशिप के लिए ऑन WWE प्रोग्रामिंग। तो ये कोलैबोरेशन WWE और TNA का जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। NXT में भी बहुत सारी चीजें हो रही है, और अभी तो CM पंक और रैंडी ओटन का भी आना बाकी है। कुछ एक महीने पहले आई थिंक मैंने आपको बताया था, इस तरीके से वो शोज को प्लान कर रहे हैं। जहां जहां पे होम टाउन है वहां पे CM पंक और रैंडी ओटन आ रहे हैं। तो स्पॉटलाइट तो डेफिनेटली काफी सारी आ रही है NXT पे। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ओडिसी जोन्स के बारे में हम कितना ज्यादा खुश हो रहे थे भाई, किस तरीके से इनको लेके आए हैं। बहुत टाइम के बाद जो WWE ने इंतजार कराया, फाइनली अब उसमें कुछ होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं ओडिसी जोन्स के बारे में कि WWE ने ओडिसी जोन्स को फायर ही कर दिया अपनी कंपनी से। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ, रिपोर्ट यही बता रहे हैं कि ओडिसी जोन्स फायर हो चुके हैं। मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि उनको रोस्टर वाले लिस्ट से हटा दिया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उससे हटाने के बाद जो है अब उनको फायर ही कर दिया। और कई बार जो अपनी वीडियोस में मैं कोई वर्ड्स नहीं बोलता, उसको स्पेल करता हूं, तो समझ जाओ कि वो मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जो वीडियो है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो डोमेस्टिक वी के जो एलिगेशंस हैं वो लग चुके हैं ओडिसी जोन्स के ऊपर, और WWE ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती। अभी एलिगेशंस लगे, लेकिन पता तो ये चला है कि वो फायर ही हो चुके हैं। एक मैंने ट्विटर अकाउंट देखा था, पता नहीं किसका था वो, उसके यूजर नेम में ही लिखा है कि वो ट्रुथ बताएगा ओडिसी जोन्स के बारे में, जहां पे वो पता नहीं कितने टाइम से ट्वीट किए जा रहा था कि भाई ओडिसी जोन्स ऐसा बंदा है वैसा बंदा है। पता नहीं WWE ने उस ट्वीट को देख के फिर कुछ एक्शन लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी है, सिचुएशन ओडिसी जोन्स के बारे में सही नहीं है। और कहना भी पड़ेगा कि भाई जब कोई बंदा गलत काम करता है, फिर ऑब्वियसली फिर उसको कैसे ही सपोर्ट कर सकते हो तुम। तो ओडिसी जोन्स का जो भी था, जैसा भी था, ये मामला शुरू होते ही, जैसे बोला मैंने, खत्म हो चुका है। कल मंडे नाइट रॉ से ये फोटो आई है। हो सकता है आपको लगे ये रॉ से ही आई है, लेकिन ये फोटो है कायरी सेन की, जो उनकी आंखों पर पता नहीं कैसी चोट लगी। मैंने रॉ के बाद जब ट्विटर पर देखा, मैंने कहा ये कब हो गया, लेकिन फिर इसको उन्होंने बाद में शेयर भी किया। और यहाँ
पे स्टिचेस भी लगे हुए थे कायरी सेन के, फोटो दिखेगी मुझे तो दिखा दूंगा, लेकिन ये फोटो तो कायरी सेन ने खुद ही पोस्ट की हुई है, देख सकते हो भाई। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी मतलब बच गई भाई यहाँ की। ये फिर सोच के लगता है कैसे WWE के मतलब सुपरस्टार्स होते हैं, मतलब रिस्पेक्ट है इनके लिए कि यहाँ तो हमारे जरा सा ऐसे अगर शुगर के क्या होता है वो ब्लड शुगर का टेस्ट करवाने के लिए पिंच करके खून निकाले तो उसमें लोग उछल जाते हैं। यहाँ तो भाई देखो ये पता है अब क्या करने जा रहे रिंग में, इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं। चलो फाइनली इस चीज का भी खुलासा हो चुका है, डेमन प्रीस्ट और R-Truth की कहानी। आपको पता ही है डेमन प्रीस्ट जब हील थे जजमेंट डे में तो उस टाइम पर R-Truth के पीछे वो पड़े हुए थे और लोगों ने उस टाइम पे ऐसे देखा था कि R-Truth ऐसी बातें बोल जा रहा है कि डेमन प्रीस्ट अपना कैरेक्टर भी ब्रेक कर जा रहा है, क्योंकि बहुत बार वो हंसे। तो डेमन प्रीस्ट ने इसके बारे में ये बताया कि सच में R-Truth ऐसा बंदा है जो बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है। कितनी बार ऐसा हो चुका था बैक स्टेज की वो कोई ऐसी बात बोलता था जब ऑन एयर नहीं थे हम, कि मैं इतना हंसता था कि मैं रो जाता था। और अब वो ये भी चीज बोलते हैं कि क्योंकि उनका WWE कैरेक्टर जिस समय टेलीविजन पर है वो अलाउ करता है, तो वो एक प्रॉपर टीम बनाना चाहेंगे R-Truth के साथ में। तो शायद ये चीज़ WWE कैपिटलाइज करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि R-Truth जब आए थे जजमेंट डे में तो वो बहुत फनी एलिमेंट था। और सही बताऊं मैंने कार्लिटो से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी भी तरीके से R-Truth की जगह ले सकते हैं। वैसे ली तो अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कार्लिटो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि R-Truth और डेमन प्रीस्ट एक साथ टैग टीम में हो सकते हैं। इतने टाइम से मेरे ट्विटर की टाइमलाइन में ये वाली पोस्ट मुझे बार बार दिखती थी, अकाउंट बार बार दिखता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी अब क्लियर कर दी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ। ये ट्वीट है विक्टोरिया का, जहां पे वही वो बंदी हैं, वही वो फैन है जिन्होंने सीएम पंक का ब्रेसलेट, जिसकी स्टोलन हम लोग अब तक देख रहे हैं, वो सीएम पंक को दिया था। और ये ट्वीट पे 6-7 हजार के आसपास लाइक्स भी हैं यहाँ पे। अब ड्रू मैकिंटायर ने इसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, हिज ब्लड इज ऑन योर हैंड्स। अब क्योंकि उन्होंने वो तोड़ दिया है। और इसके बाद विक्टोरिया का एक और ट्वीट आता है जहां पे वो बताती है कि कैसे ये जो पूरी ब्रेसलेट की कहानी है वो चली है, और वो काफी ज्यादा बुरा भी फील कर रही है। उन्होंने कहा कोई मेरे से बात मत करो, मतलब वो भी अपना एक अलग ही कैरेक्टर प्ले कर रही है। और इस पे भाई लाइक्स भी देखो 30,000 के आसपास जो लाइक्स है वो हो चुके हैं। ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी उन्होंने कुछ बातें लगी, भाई अब तो समझ जाता एक तरह साथ क्या होने वाला। तो वो जो ब्रेसलेट था मुझे पता चला, भाई मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, मेरे को तो अभी पता चला। और मैं सोच रहा हूँ कि अब तक मुझे पता कैसे नहीं चला है कि ये विक्टोरिया जो कि फैन है सीएम पंक की, उन्होंने वो ब्रेसलेट दिया था और उसके बाद वो इस तरीके से कहानी शुरू हुई थी। और अब काफी ट्रेंड में भी आ गया वैसे WWE में ना ये सीएम पंक वाले ब्रेसलेट के बाद भी, कि हर एक सुपरस्टार को जाके कुछ गिफ्ट करना हो तो ब्रेसलेट देते हैं। और अगर सुपरस्टार्स को दिखाना भी है ना कि भाई मेरी कितनी पॉपुलैरिटी, तो अपना वो ब्रेसलेट ऐसा करके दिखा देते हैं कि देखो इतने सारे लोगों ने मुझे ब्रेसलेट दिया। स्टोरी लाइन के बारे में भले ही आप क्रिटिसाइज कर लोगे कोडी रोड्स को कितना ही, लेकिन जब बिजनेस बनाने की बात हो तो क्रिटिसाइज करने का कोई पॉइंट कोडी रोड्स छोड़ नहीं रहे। यहाँ पे यूरोपियन टूर जो अभी WWE ने किया था उसमें सबसे ज्यादा जो मर्चेंडाइज है ना वो सिर्फ कोडी रोड्स की बिकी है, नंबर 2 का स्पॉट सीएम पंक का है, और सबसे ज्यादा पैसे कमा के जिस चीज ने WWE को दिए हैं वो है कोडी रोड्स की वो वेट बेल्ट जो कि उन्होंने साइन करके दी थी। तो इससे सबसे ज्यादा WWE ने पैसे कमाए हैं। अब वही बात रह जाती है भाई, ठीक है वो बंदा पैसे वैसे बहुत अच्छे कमा के दे रहा है, तो WWE क्यों नहीं उसको और टेलीविजन पे दिखाएगी। अब वही है कि अगर WWE ने बस स्टोरी लाइन बढ़िया और कोडी रोड्स को दे दी तो फिर जो क्रिटिसिज्म है फिर वो ऑब्वियसली शांत भी होना है, क्योंकि पोटेंशियल तो है बंदे में। भाई यार अब मेरी सही में उम्मीदें बढ़ गई हैं विंस मैकमैन की जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो हमको ये पता चला है कि नेटफ्लिक्स पे जो डॉक्यूमेंट्री है विंस मैकमैन की, इसको बनाने के लिए जनरल ग्रांट, जिनसे ये सारी चीजें शुरू हुई एलिगेशंस वाली शुरू किया हुई, मतलब कि जिससे और ज्यादा ये जो है और इंटेंस बन चुकी हैं और ज्यादा सीरियस बन चुकी हैं, उनको भी अप्रोच किया गया था नेटफ्लिक्स की तरफ से कि वो उनको इंटरव्यू में लेके आए। लेकिन ऑब्वियसली वहां की तरफ से कोई ऐसा हाँ आया नहीं। तो ये चीज नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में तो नहीं होने वाली। लेकिन मैं इससे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अब जब उन्होंने जनरल ग्रांट तक ये बात पहुंचाई है तो इसका मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको हम ट्रांसपेरेंट मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बायस्ड होने वाली है इस वजह से, ऐसा अभी मुझे देख के लग रहा है। वो तो जब डॉक्यूमेंट्री आएगी तो और अच्छे से बताऊंगा, इवन इसकी वीडियो भी आएगी जैसे मैंने आपको बताया था, डेडिकेटेड ही आएगी वीडियो। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों साइड दिखा रहे हैं। और मैंने अपनी एक वीडियो में भी बोला था इससे पहले कि इस डॉक्यूमेंट्री के बाद लोगों की दो ही साइड होंगी, या तो वो इस डॉक्यूमेंट्री को बहुत बढ़िया बोलेंगे या फिर बहुत ज्यादा वाहियात, बीच में कुछ नहीं होगा। चलो जी, WWE AEW का कंपटीशन फिर से शुरू होने वाला है एक हफ्ते के लिए, जो कोलिजन होने वाला है और जो स्मैकडाउन होने वाली है, दोनों फ्राइडे को होने वाले हैं और ये जाएंगे हेड टू हेड। अभी इतना पता चल रहा है कि स्मैकडाउन के शो पर ये चीज होने वाली है कि आंसर करेंगे कोडी रोड्स सोलो सिकोवा के चैलेंज को, कुछ तो रिस्पॉन्ड करेंगे, पता नहीं कैसे चलने वाली है स्टोरी, वो मैंने आपको बताया है कि शायद दोबारा से मैच कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा है कि आपको रेटिंग्स के कंपैरिजन दिखेंगे और ऑब्वियसली फिर यहाँ पे कोलिजन वाला AEW का शो है तो वही पहला जाएगा एंड में। शार्लेट फेयर के बारे में भी आपको जल्दी से कुछ बता देता हूँ भाई, यार लाइक कर दिया करो यार वीडियो को अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो। शार्लेट फेयर के बारे में हमको ये पता चला कि बहुत जल्दी वो स्मैकडाउन ब्रांड पर आएंगे, नाया जैक्स को चैलेंज करेंगे, लेकिन उनको सीधा नाया जैक्स के साथ मैच नहीं मिलेगा, उनको मैच मिलेगा अगेंस्ट टिफनी स्ट्रैटन के अगेंस्ट में। तो ये WWE का भी ऐसा रिपोर्ट्स में पता चला है
कि करंट प्लान है शार्लेट फेयर को लेकर। बाकी कितना वो ट्रेन हो चुके हैं WWE रिंग के लिए, ये आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख ही सकते हो, काफी एक्टिव है वो। देखो हम तो अभी से ये कहने लगे हैं कि जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे जाएगा तब क्या होने वाला है, जब अभी से इतनी सारी चीजें हमने WWE के प्रोडक्ट में रिसेंटली देख ली जो कि पिछले कुछ सालों में नहीं थी। लेकिन अभी ये जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड गया, इससे ठीक पहले WWE ने एक मीटिंग करी और इस मीटिंग के अंदर उन्होंने ये बोला कि भाई थोड़ा ध्यान से, आराम से, जब तुम माइक पर हो, जब तुम कुछ बातें बोल रहे हो तो तुमको कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे वर्ड्स नहीं बोलने, अभी तुम्हें उसके बारे में केयरफुल रहना है। ये रिपोर्ट PW इनसाइडर की तरफ से आई है। तो मतलब WWE की अभी भी जो वार्निंग है वो स्ट्रिक्ट ही है कि तुम वैसी बातें नहीं बोल सकते, बट ऑब्वियसली अब ऐसा लग रहा है कि वो लिमिट थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अभी भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि जो चीज अभी हो रही है वही नेटफ्लिक्स पे जाके होगी। एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि अभी भी WWE में ऐसा बैक से एडवाइस कर रहे हैं मीटिंग्स के अंदर कि भाई अभी भी नहीं बोल सकते उल्टा पुल्टा। तो अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई यही बहुत ज्यादा है। तो अब सोचो जब नेटफ्लिक्स पे मामला जाएगा तब कैसा होगा। एक रिपोर्ट आई है CM पंक के बारे में और वो ये है कि सर्वाइवर सीरीज में गुंथर के अगेंस्ट में उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच मिलने वाला है। करंटली आपको पता है वो इन्वॉल्व है ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड में। अब जब मैं ये चीज सोच रहा हूं कि बैड ब्लड में इनका मैच होगा, मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकी फ्यूड वहीं पे जाके एंड हो जाएगी। लेकिन करंटली ऐसा लग रहा है कि प्लान ये है कि CM पंक और गुंथर का मैच होगा सर्वाइवर सीरीज में। अब वो लग तो ऐसा रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होगा। अब ये करंट प्लान है, WWE प्लान में चेंज कर देती है। लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच अगर CM पंक को मिलता तो सोचो फिर CM पंक के फेवर में कैसे लोग होने वाले हैं। और रैंडी ओर्टन के सामने तो गुंथर जीत गए, लेकिन शायद CM पंक वो बंदे हैं जो कि हरा सकते हैं उनको। फिर यहाँ से ये भी एक नया जो पॉइंट है वो शुरू हो सकता है। बताया ये मैंने आपको वीडियोस में अपनी कि 13 सितंबर का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो USA नेटवर्क पर स्मैकडाउन का पहला शो होने वाला है। तो इसके बारे में मेल्जर का ये कहना है कि WWE इसमें अपना बहुत ज्यादा जोर लगाने वाली है और अब मेरे को थोड़ी सी शांति मिल रही है। जो मैं आपसे कह रहा था कि शायद 13 सितंबर का शो होगा ऐसा फ्लैट सा जा सकता है, रोमन रेंज के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब रोमन रेंज तो छोड़ो, रॉक के आने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन पहले सुन लेना, पहले से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले तो फॉक्स जो है डिसअपॉइंटेड ही रहा है WWE से। जैसा शुरू में उनको वादे किए गए थे, फॉक्स का ये मानना है कि उनको जो है वैसा कुछ मिला नहीं। और ये भी एक रीजन है कि शायद स्मैकडाउन जो है फॉक्स ब्रांड के ऊपर अब नहीं है, फॉक्स नेटवर्क पर नहीं है, वो USA नेटवर्क पर जाएगा। अब अगर मैं आपको पहले शो की कहानी बताऊं तो मेल्जर का ऐसा कहना है कि जॉन सीना तो देखो अवेलेबल है नहीं, लेकिन रॉक की शायद यहाँ पे थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। अब अगर 13 सितंबर का वो शो होने वाला है जहां पे सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स का मैच होगा, अगर ये बैड ब्लड में नहीं जा रहा, क्योंकि अब रिपोर्ट्स आने की शायद बैड ब्लड में नहीं होगा, तो अब अगर इनका मैच जो है हो रहा है तो अब कहानी ये बन रही थी कि शायद रोमन रेंस इस मैच में आके इंटरफेयर कर सकते हैं और फिर वही चीज हो जाएगी समर स्लैम वाली। लेकिन रॉक भी क्या पता यहां पे आ सकते हैं, क्योंकि रॉक और कोडी रोड्स की भी कहानी है, तो शायद WWE यहां से सेटअप कर सकती है। और आपको याद होगा जब स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क के ऊपर आया था इनिशियली, तो शायद पहला ही शो था ना वो जहां पे रॉक आए थे, ऐसा तो कुछ था भाई, मुझे बस इतना याद आ रहा है, मैं फिर से भूल गया, शायद मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में बोला था। तो सिमिलरली इस बार भी जब स्मैकडाउन अपना ब्रांड नेटवर्क चेंज कर रहा है तो रॉक अपनी अपीयरेंस करेंगे और वो स्टार्ट देंगे जो कि USA नेटवर्क को चाहिए स्मैकडाउन से। तो ये एक तगड़ी स्मैकडाउन हो सकती है। सोचो रोमन रेंज भी हो सकते हैं, क्या पता रॉक भी हो सकते हैं सेम शो पर, बट शायद साथ में ना हो। लेकिन एज अ WWE फैन हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, ये पॉसिबिलिटी है और ट्रिपल एच कर देते हैं ऐसे काम, तो अब तो स्मैकडाउन ही देखना पड़ेगा क्या ये करते हैं। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको रिया रिप्ली और जे उसो का एपिसोड देख रहा है, पॉडकास्ट, उसको क्लिक करके आप सुन सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए जिंदगी के मजे।